नमस्कार दोस्तों, आज हम डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आयनन एंथैल्पी से। आंतरिक डी कक्षकों के भरने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण श्रेणी में बाएं से दाहिनी ओर बढ़ने पर संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन असंक्रमण तत्वों की श्रेणी से कम होता है। 3D श्रेणी की धातुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी की अनियमित प्रवृत्ति का यद्यपि कोई खास रासायनिक महत्व नहीं है, फिर भी यह स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने से 4s तथा 3D कक्षकों की आपेक्षित ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है। हम जैसे जैसे 3D श्रृंखला के आवर्त में बढ़ते हैं तो स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर नाभिक का आवेश बढ़ता है, परंतु इलेक्ट्रॉन आंतरिक उपकोष के कक्षक यानी 3D कक्षक में जाते हैं। यह 3D इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए नाभिक आवेश से उस स्थिति के मुकाबले कुछ अधिक प्रभावी ढंग से परिरक्षित कर सकते हैं जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परिरक्षित करते हैं। अतः परमाणविक त्रिज्या कम तेजी से घटती है, इसलिए 3D श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनी ऊर्जा में मामूली वृद्धि होती है। 2 या अधिक धन आवेश वाले आयनों का विन्यास D⁻n होता है तथा 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सामान्यतः द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति की अपेक्षा होती है, क्योंकि एक डी इलेक्ट्रॉन दूसरे डी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आवेश के प्रभाव से परिरक्षित नहीं करता। इसका कारण डी कक्षकों की दिशा का भिन्न होना है। आयनन एंथैल्पी का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण और विनिमय ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऊर्जा स्तर के स्थायित्व के लिए विनिमय ऊर्जा उत्तरदायी होती है। विनिमय ऊर्जा अपभ्रष्ट कक्षकों में समदिश प्रचक्रणों के कुल संभव युगलों के लगभग समानुपाती होती है। जब अपभ्रष्ट कक्षकों में अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निम्नतम ऊर्जा वाला स्तर वह होता है जिसमें अधिकतम कक्षकों में समदिश प्रचक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा हुंड का नियम है और ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा अपने तीसरे अध्याय में, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर था। विनिमय ऊर्जा का हल्स होने से स्थायित्व बढ़ता है और स्थायित्व बढ़ने से आयनन कठिन हो जाता है। D⁻6 विन्यास में विनिमय ऊर्जा का हल्स नहीं होता। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं। अभी आपके सामने जो चित्र आया है वो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंगनीज का जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s2 3d5 होता है। अगर मैंगनीज से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसके 4s सबशेल से निकलता है, तो Mn+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो 4s1 3d5 बनता है। वहीं हम बात करें Cr की, जो कि क्रोमियम है, क्रोमियम का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है। अगर आप यहाँ पर Cr+ बनाओगे तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Cr+ बन जाएगा। अब अगर आप देखो तो Cr+ में जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 होगा, जो कि एक हाफ फिल्ड शेल है और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है क्रोमियम प्लस आयन को। वहीं अगर आप बात करो तो मैंगनीज का जो Mn+ आयन बना
उसमें जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 4s1 3d5 था। तो यहाँ पर 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, क्रोमियम स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से उसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होगी Mn+ के मुकाबले। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। अभी आपके सामने एक टेबल आई होगी, इसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक जितने भी हमारे प्रथम श्रेणी के एलिमेंट होते हैं उन सब के जितने भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम में +3, उसके बाद वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ते जाते हैं। स्कैंडियम में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर है वो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और आखिरी में जब हम जिंक में पहुंचते हैं तो दोबारा से हमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट स्थित हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैंगनीज जो है वो +2 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। इसका कारण तत्वों में परित्याग्य या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा तत्वों के संयोजकता कोश में d इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के आरंभ में स्कैंडियम वास्तविकता में अज्ञात है तथा Ti2 या Ti3 की तुलना में Ti4 अधिक स्थायी है। श्रेणी के दूसरे छोर पर जिंक की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जो कि संक्रमण तत्वों की एक विशेषता है, का कारण है अपूर्ण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से प्रवेश करना जिससे इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहे। ये हमने बात करी ऑक्सीकरण अवस्था की। अब हम बात करेंगे M2+ बटा M मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियों की। तो अभी आपके सामने एक टेबल आया होगा, इसमें Ti से लेके जिंक तक जितने भी हमारे प्रथम श्रेणी के एलिमेंट होते हैं उनमें जो Mn2 से Mn में जाने का मानक इलेक्ट्रोड विभव लगता है उसकी वैल्यू उस टेबल में आपको दी हुई है। आप यहाँ पर वेरिएशन देख सकते हैं और इस वेरिएशन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जनरली इसका जो ट्रेंड होता है वो कुछ एक फिक्स ट्रेंड नहीं होता। आप देख सकते हैं पहले ये नीचे की ओर जाते हुए घट रहा है और फिर क्रोमियम से जब हम मैंगनीज में जाते हैं तो ये बढ़ता है, फिर घटता है और फिर घटता ही चला जाता है और फिर ये निकल के बाद दोबारा से बढ़ना शुरू होता है। इसका एक ग्राफ भी आपकी बुक में मौजूद है, आप चाहें तो उस ग्राफ को भी जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे M3+ बटा M2+ मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियों की। इसका भी कुछ सेम ही ट्रेंड होता है। आप देख सकते हैं M3+ से M2+ के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव हैं वो Ti से लेके कोबाल्ट तक ही मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं Ti के बाद ये कम होता है, वेनेडियम में कम होता है, फिर वेनेडियम के बाद ये बढ़ना शुरू होता है और फिर ये मैंगनीज तक बढ़ता है, उसके बाद कम होता है और फिर बढ़ता है। तो इसका भी कोई एक फिक्स ट्रेंड नहीं है। आप चाहें तो इन वैल्यूज को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और आप इस पर बेस्ड एक ग्राफ भी बना सकते हैं जिससे आपको इसकी जो प्रवृत्ति है वो और अच्छे से दिखेगी। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और आखिरी में मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ आई होंगी और यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीज़ों को दोबारा से रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़िएगा। आने वाली वीडियो में हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे और अन्य भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।